दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है दुगड्डा के आदमखोर बाघ की। और इस सीरीज का आज ये चौथा हिस्सा है। पिछले भाग में हमने जाना था कि आदमखोर की जो गतिविधियां थी उसके कारण दुगड्डा अंचल जितना था उस सब जगह जो है भय का साम्राज्य फैलता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और ये मानकर बैठे हुए थे कि वो कभी भी काल के गाल में जा सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने इस बात को निर्भक्षी घोषित तो कर दिया था, लेकिन उसे मारने के लिए अभी तक कोई जो एक प्रॉपर जो चैनल, जो एक प्रॉपर प्रयास, कोशिश जो होती है वो नहीं की गई थी। ये स्पष्ट लिखा हुआ है किताब में कि वो नहीं की गई थी। दोस्तों, अब मैं घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए नौबाड़ी गांव का किस्सा बताता हूँ। रात ढल चुकी थी। एक 9 साल का बच्चा प्रीतम सिंह अपने घर की दूसरी मंजिल के कमरे में बैठा हुआ अपने स्कूल का काम वाम कर रहा था। उसे तख्ती पर गिनती लिखनी थी। तख्ती आप जानते होंगे जो होती है, उसको काला कर दिया जाता है। जैसे शहरों में स्लेट होती है, ऐसी गांव में तख्ती होती है, कमेट से लिखते हैं उस पर। तो उसे गिनती लिखनी थी और दूसरे दिन स्कूल में अपने गुरुजी को दिखानी थी। और जो नीचे के कमरे में, जो नीचे का जो एरिया था, ग्राउंड फ्लोर, वहाँ रसोई थी और वहाँ पे उसके नाना जी श्री ज्ञान सिंह जी वहीं बैठ के अंगीठी में जो है अपना हाथ सेक रहे थे। और उस बच्चे की नानी जो है खाना बना रही थी, अपना डिनर वगैरह बना रही थी। ऊपर का जो कमरा था उसमें प्रीतम सिंह अकेले नहीं था, उसकी मौसी भी उसी के पास में लेटी हुई थी। अब जब खाना बन गया तो उसकी नानी ने नीचे से रसोई से आवाज़ लगाई कि आजा बेटा प्रीतम, आजा बेटा, खाना खा ले। लेकिन शायद ये आवाज़ प्रीतम को सुनाई नहीं दी, नीचे कमरे से ऊपर कमरे में नहीं पहुंची। तो जो प्रीतम था, उसके नाना जी श्री ज्ञान सिंह जी जो मैंने बताया था, वो उठे और बाहर बरामदे में आए। और बाहर बरामदे में आकर के उन्होंने आवाज़ दी, पुकारा, प्रीतम बेटा पहले खाना खा लो, उसके बाद फिर स्कूल का काम कर लेना। इस बार जो है बच्चे ने आवाज़ सुन ली थी और अपनी तख्ती, अपनी कमेट, जो इंक जो होती है, उसको उठा के एक और रखा, उठकर खड़ा हो गया। आवाज़ सुन के जो उसकी मौसी बगल में लेटी हुई थी वो भी उठकर खड़ी हो गई। अब ये दोनों लोग जो है जीने की सीढ़ियाँ उतरकर रसोई की तरफ जाने लगे। अच्छा, ये जो मौसी जी थी, जो उस बच्चे की मौसी थी, वो उसके कुछ पीछे कुछ हटकर चल रही थी। तभी जीने के पीछे से अचानक छलांग लगा करके नरबख्शी बाघ ने प्रीतम का गला अपने मुंह में दबोच लिया और तुरंत दूसरी छलांग मारकर मकान के जो सामने जो ढलान का एरिया था उस तरफ दौड़ गया। सामने सामने इस मैनीटर ने, इस आदमखोर ने ये सारा ये घटना को इतनी तेज़ी से फुर्ती में अंजाम दिया कि वो प्रीतम की मौसी, वो पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाई। वो कहते ना, सख्ते की हालत में खड़ी रह गई, वो स्टैचू हो गई, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। अच्छा, आदमखोर थोड़ा आंखों से ओझल हो गया, तो उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया कि अरे ये क्या हुआ, अरे ये और क्या हुआ, क्या ये मतलब। और फिर बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, प्रीतम ते मैं साग ले गया, प्रीतम ते मैं साग ले गया। मतलब प्रीतम को आदमखोर ले गया। मैं स्थानीय भाषा में बोल रहा था आपसे, प्रीतम से मैसवाग ले गया, तो ये लोकल लैंग्वेज में मतलब प्रीतम को आदमखोर ले गया। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि लोकल भाषा में आदमखोर को मैसवाग बोलते हैं। और यही जोर जोर से स्थानीय भाषा में चिल्लाने लगी मौसी जी कि प्रीतम को बाघ ले गया, मैसवाग ले गया। ये सब जैसी सुना अंदर आवाज़, यही रसोई के अंदर, तो ज्ञान सिंह जी लालटेन उठाकर आंगन की ओर दौड़ते हुए आए। उनके पीछे पीछे प्रीतम की नानी जी भी जो है वो अरे प्रीतम प्रीतम करके हाय प्रीतम, हाय प्रीतम, ये सब पुकारती हुई वो भी रसोई से बाहर की तरफ निकली। अब जिस हिसाब से चीख पुकार वहाँ पे मच गया, उससे जो है सुन करके आसपास के लोग तुरंत वहाँ जमा हो गए। ज्ञान सिंह जी और अन्य लोग हाथों में लालटेन लिए हुए और
उस ओर दौड़े जिस तरफ आदमखोर जो है वो प्रीतम को लेकर के निकल गया था, जैसा कि उसकी मौसी ने बताया कि वहाँ की तरफ गया हुआ है। तो कुछ लोग और ज्ञान सिंह जी उस तरफ को लालटेन लेके दौड़े कि यार चलो उसको बचाया जाए या कोशिश करें। और ये मैन ईटर को डराने के लिए ये लोग शोर मचा रहे थे और पत्थर उठा उठा के फेंक रहे थे। अच्छा, अब लोगों द्वारा लगातार पीछा किए जाने के कारण ज्ञान सिंह जी के मकान से लगभग 200 मीटर की दूरी पर बाघ ने प्रीतम को छोड़ दिया और भाग गया। लेकिन तब तक बच्चे ने दम तोड़ दिया था, क्योंकि जहाँ गर्दन पकड़ी और हड्डी तोड़ दी और उसके बाद नसों को दबा करके दम घोट देता है, तो दम तोड़ दिया था। उसकी बॉडी जो है ज़मीन पे पीठ के बल पड़ी हुई थी। उससे गले में और सीने पर जो है दांतों के निशान थे, जिनसे अभी भी खून निकल रहा था। अब ये लोगों के द्वारा लगातार अपना पीछा किए जाने के कारण आदमखोर को टाइम नहीं मिला कि प्रीतम के शव को खा सके, उसकी बॉडी को खा सके, तो वैसे ही छोड़ के चला गया था। कुछ ही देर में प्रीतम की नानी और मौसी भी वहाँ पहुँच गई। अब बच्चे की हालत देखकर दोनों अपना सर पकड़ के बैठ गई, हे भगवान, ये क्या हो गया। करीब 1 साल पहले ही इस बच्चे की माँ का भी देहांत हो गया था। और इस बच्चे का जो पिता थे, इसके जो पिताजी थे, पापा थे, श्री भगत सिंह जी, सेना में हवलदार के पद पर थे। और डबरा लस्यू पट्टी के जो गांव, एक बमोली गांव था डबरा लस्यू पट्टी में, वहाँ के रहने वाले थे। प्रीतम की माँ की डेथ हो जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चे को नानी के घर पे छोड़ दिया था। उनको ये लगता था कि बच्चे को नानी से उसकी माँ जैसा ही प्यार मिल सकेगा। प्रीतम जो है ये भगत सिंह जी का इकलौता बेटा था और बच्चे की नानी भी उसको अपनी बड़ी बेटी की आखिरी और एकमात्र निशानी मानकर बहुत प्यार से रखती थी। और वैसे भी नानी लोगों का दुलार, तो दादी नानी का प्यार तो क्या होता है ये आप हम सभी लोग जानते हैं। तो बड़े प्यार से बहुत संभाल के उसको रखती थी। उसके बच्चे के शव से जो है लिपट कर रो करके उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था। वो रोते हुए बस एक ही बात को बार बार कह रही थी कि जब भगत सिंह उनसे पूछेगा कि उसका इकलौता बेटा कहाँ गया, तो वो उसे क्या जवाब देंगी। साथ ही वो आदमखोर को गालियाँ भी दे रही थी, अरे पापी मैसवाग, अरे मतलब आदमखोर, आज तूने मुझसे मेरी बेटी की ये जो आखिरी निशानी थी ये भी तूने छीन ली, तेरा सत्यानाश हो, वगैरह वगैरह, जो सब गालियाँ औरतें सुनते हैं। खींच में, थोड़ा दुख में, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा उसमें जो उसके मुंह से निकल रहा था सब। अब इस कांड की वजह से सारा गांव जो है घबरा गया था। प्रीतम की मौत ने सभी के दिल पर एक आतंक की छाया जैसी फैला दी थी, मतलब सब डर गए थे। प्रीतम की बॉडी रास्ते में पड़ी हुई थी। ज्ञान सिंह जी बॉडी को घर ले जाने के लिए उसको उठाने लगे। पूरा चेहरा उनका बेचारे आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही वो थोड़ा झुके बॉडी को उठाने के लिए, तभी गांव के एक व्यक्ति अवतार सिंह नामक, जिनका नाम अवतार सिंह था, उन्होंने जो है उनको बॉडी उठाने से रोक दिया। अरे रुकिए रुकिए ज्ञान सिंह जी, रुकिए, ताऊ जी रुकिए। ज्ञान सिंह जी के जो हाथ बेचारे के कांप रहे थे वो एकदम से रुक गए। अरे क्यों रोक रहा है ये। तो अवतार सिंह ने उनसे कहा, ताऊ जी बच्चा तो रहा नहीं और अब ये वापस भी नहीं आ सकता, पर आप एक काम करें। तो ज्ञान सिंह जी अवतार सिंह के चेहरे की तरफ देखने लगे कि यार ये क्या कह रहा है, यार ये इस तरह की बात है। तो फिर उनको अपनी तरफ देखते हुए अवतार सिंह जी ने कहा कि ताऊ जी बॉडी को यही रहने दें, शायद बाघ इसे खाने के लिए फिर आए और हम उस बाघ को मारने की कोशिश कर लें, आएगा तो हम उसको मार दें। तो ज्ञान सिंह जी ने कुछ देर सोचा और कुछ बोल तो नहीं पाए। अब अवतार सिंह की बात का समर्थन गांव का ही एक और आदमी था, श्याम सिंह, उसने भी कर दिया कि हाँ भाई बात तो सही कह रही है, अवतार सिंह की बात सही है। और इस साथ के गांव के कुछ अन्य लोग भी कहने लगे कि
ये बाघ जो है प्रीतम सिंह को खा नहीं पाया है, और संभव है, हो सकता है कि इसे खाने के लिए वो लौट कर फिर आए। अब गांव वालों की बातों को सुनकर ज्ञान सिंह जी ने ये बात मान ली कि चलो ठीक है यार, अब देख लेते क्या होगा आगे। अब अवतार सिंह और शान सिंह एक जगह मचान बांध कर वहीं बैठ गए। बच्चे की बॉडी वहीं जमीन पर पड़ी रही और बाकी लोग अपने अपने घरों को लौट गए, वापस चले गए। ये जो बच्चा था प्रीतम सिंह, इसके नाना नानी और मौसी का तो बेचारों का तो रो रो करके बुरा हाल हो रहा था। ये तो बेचारे लगातार रोए जा रहे थे। उस काली रात, मैं काली रात ही कहूँगा, उस रात में नौबाड़ी गांव का कोई भी व्यक्ति सो नहीं सका। ये लोग किसी भी समय गोली चलने की आवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे, जगे हुए थे कि यार अब गोली चली तब गोली चली। अवतार सिंह और श्याम सिंह बहुत सावधानी के साथ सतर्क होके मचान पे बैठे हुए थे। उनकी निगाहें जंगल को स्कैन कर रही थी, देख रहे थे हर तरफ। उन्हें पूरा विश्वास था कि बाघ अपना शिकार खाने वापस जरूर आएगा, और जैसे ही वो शिकार खाने के लिए आएगा ये लोग उसे शूट कर देंगे। जैसे ही नज़रों में आएगा, सामने दिखाई पड़ेगा, ये उसे गोली मार देंगे। ये पूरे कॉन्फिडेंस में थे, इनको ये था कि हम इसे मार देंगे। टाइम निकलता जा रहा था, रात भी जो है और गहराती जा रही थी। ये बेचारे, ये दोनों श्याम सिंह और अवतार सिंह, दोनों लोग बेचारे रात भर जो है मचान में बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे बाघ का, लेकिन बाघ नहीं आया। धीरे धीरे रात निकल गई और सवेरा हो गया। अब ये दोनों लोग अपनी अपनी बंदूकें लिए हुए मचान से नीचे उतर गए। बहुत निराश थे कि यार नहीं आया, यार बाघ, मौका नहीं मिला, नहीं मार पाए, निराशा होनी थी। वैसे दोस्तों, सामान्यतः बाघ जब शिकार करता है और अपने शिकार को कहीं पे छोड़ता है या रखता है, तो उस स्थान पर, उस जगह पर लौटता जरूर है जहाँ पर भी उसने अपना शिकार को रखा हो या छिपाया हो या छोड़ा हो। लेकिन इस बार उसका नहीं आना, उसका जो ये नेचर होता है, उसका जो स्वभाव होता है, ये उसके एकदम अपोजिट था, बिल्कुल विपरीत था। तो इससे स्पष्ट हो जाता था कि ये आदमखोर बाघ जो है बहुत चालाक था, और हो सकता है कि ये कहीं झाड़ झंकार में कहीं पे छिप कर बैठा हुआ हो, और मतलब बच्चे को मारने के बाद वहीं कहीं आसपास से छिप गया हो, और इन लोगों पे नज़र रखे हो कि इन लोग क्या कर रहे हो। इन लोगों को उसने मचान बनाते हुए और उस पर चढ़ते हुए देख लिया हो, और वो खतरे को भाग गया होगा कि गुरु ये ऐसा कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, ये इसलिए इस जगह पे जाना ठीक नहीं है। तो वो नहीं आया। थोड़ी देर बाद ज्ञान सिंह जी गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ घटना स्थल पर आए और प्रीतम की बॉडी को उठाकर ले गए। अवतार सिंह ने चैलू सेण जाकर इस घटना की जानकारी डबला रस्यू पट्टी के जो वृत्त एक के पटवारी थे श्री हंसराम इष्टवाल, उनको दी। इष्टवाल जी नौबाड़ी पहुंचकर घटना की उन्होंने जांच करी और फिर अपना रोजनामचा में उसको दर्ज कर लिया कि 9 मार्च 1977 की रात को करीब 7:15 बजे आदमखोर बाघ ने गांव में एक 9 वर्षीय बालक प्रीतम सिंह को उसके नाना ज्ञान सिंह के घर से उठा लिया और उसे मार डाला। अब पंचायतनामा तैयार करके इष्टवाल जी ने जो प्रीतम की बॉडी थी वो परिवारजनों को, यानी कि ज्ञान सिंह जी को सौंप दी, और फिर बच्चे के परिवार और गांव वालों ने बहुत दुखी मन से अपना बच्चे का जो है अंतिम संस्कार वगैरह जो था वो सब कर दिया। उसके 2 दिन बाद 11 मार्च 1977 की रात सीलापट्टी के गांव में, गुड़खिल एक गांव था, वहाँ पे भी एक घटना घटी है। सीलापट्टी में एक गांव था गुड़खिल, वहाँ पे भी एक घटना घटी। वहाँ ये हुआ कि गांव का एक व्यक्ति संतराम, वो अपने गाय के बाड़े के नज़दीक खुले मैदान में रजाई ओढ़कर सो रहा था। संतराम की जो गाय थी वो गाभिन थी। गाभिन मतलब जानते होंगे आप, मतलब उसका बच्चा होने वाला था, और वो किसी भी समय ब्याह सकती थी, वो किसी भी समय बच्चा दे सकती थी।
इसलिए संताराम उसके पास ही बाहर सोया हुआ था कि कोई मदद पड़ जाए, कुछ जब खींचना खींचना पड़ जाए। गुड़खिल जो है एक पहाड़ी के ढलान पर बसा हुआ है और बहुत छोटा सा गांव है। इसके नज़दीक में घोट गदन नामक एक गधेरा है। एक गधेरा है जिसका नाम घोट गदन है। और गधेरा क्या होता है मैं पहले कई बार आपको बता चुका हूँ, इसलिए इसको बार बार बताकर सिर्फ समय बर्बाद करना होगा। और वैसे भी आप लोग की शिकायत रहती है कि लंबे वीडियो हो जाते हैं। क्या करूँ यार, कहानी है, कहानी तो फिर एकदम से नहीं छोड़ी जा सकती है ना। खैर, इस गधेरे के दूसरी ओर पहाड़ी की ढलान पर एक दूसरा गांव था। मतलब जैसे ये ढाल पे ये गांव, तो दूसरी तरफ दूसरा गांव था जिसका नाम घोटा है। गुड़किल और उसके आसपास के गांव में अभी तक ये आदमखोर बाघ ने कोई घटना नहीं करी थी, और ना ही इन गांव वालों ने अभी तक किसी आदमखोर की मौजूदगी की, इस जगह में कहीं पे कोई आदमखोर है ऐसा कोई उनको एहसास हुआ था। उनको चिंता नहीं थी, उनको नहीं था कि यार हमारी तरफ बाघ नहीं है। इसलिए संतराम निश्चिंत होकर अपना खुली जगह में जो है घर से बाहर सोया हुआ था। टेंशन था ही नहीं, कि उन्हें डर था ही नहीं यहाँ पे बाघ है। उस शाम संतराम की छोटी लड़की जिसका नाम सूमा था, उसने खाना नहीं खाया था। छोटी बच्ची थी और खेलते खेलते उसे शाम को ही जो है नींद आ गई थी। उसके माँ ने भी उसको नहीं उठाया। उसने कहा चलो सोने दो अभी। तो उसने क्या किया, कुछ रोटियां और गुड़ जहाँ वो बच्ची या उन लोगों का जो सोने वाला कमरा था वहाँ पर रख लिया, कि अगर कहीं रात में सुमा जागेगी और खाना मांगेगी तो उसे रसोई तक नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पे खिला दिया जाएगा। तो जो जिस सोच से उन्होंने इसको यहाँ पे रखा, ये सोच बिल्कुल सही साबित हो गई। उनका अनुमान सही निकला, क्योंकि रात में सुमा की आँख खुल गई और उसने अपनी माँ का कंधा हिलाते हुए उसको जगाया। बोली माँ, ओ माँ, भूख लगी है। माँ ने बोला बेटा वो रोटी और गुड़ रखा हुआ है, उसे खा ले। और फिर वो करवट बदल कर सो गई। सूमा ने गुड़ और रोटी खा ली। उसके बाद उसने बच्ची ने फिर जो है माँ का कंधा पकड़ा और फिर उसको बोली माँ पानी, माँ पानी। अब उसकी माँ जिनका नाम पार्वती देवी था, उनको ध्यान आया कि अरे यार वो पानी रखना तो भूल गई हैं। और पानी रसोई घर में रखा था, और रसोई घर जो थी वो सोने के वाला जो कमरा था कुछ उससे अलग हटकर थी। पार्वती देवी थोड़ा उठने में आलस्य कर गई। अब कौन जाए रसोई में पानी लेने के लिए। तो उसने पास में ही सो रही अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम गुड्डी था, उसको जगाया। बोली ओ गुड्डी, गुड्डी जा तो बेटा वो सुमा के लिए जरा पानी ले आ पीने का। गुड्डी उठी और पानी लेने के लिए रसोई की ओर चली गई। उसके पीछे पीछे सुमा भी चल पड़ी। गुड्डी ने लालटेन को रसोई के दरवाजे के बाहर ऐसे सामने रख दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चले गई, और अंदर घड़े में से गिलास में पानी उड़ेलने लगी। सुमा बरामदे में खड़ी होगी कि अभी चलो बहन जो है पानी देगी तो मैं पी लूँगी। तभी अचानक रसोई की जो दीवार थी उसकी ओट से एक बड़ी सी काली छाया ने सुमा की ओर छलांग लगाई, और जो छाया के छलांग लगाने से, उसके कूदने से जो धम्म की आवाज़ हुई, उसको सुनकर गुड्डी ने उस ओर देखा कि अरे ये धम्म की आवाज़ क्या हुई। तो डर के मारे उसके हाथ से घड़ा छूटकर नीचे गिर गया। मतलब एकदम से इतनी डर गई वो। गुड्डी की आंखों के सामने ही उस छाया ने सुमा को पकड़ा और उछाल कर आंगन में फेंक दिया। मतलब यहाँ से उठाया और दूसरी तरफ फेंक दिया और खुद उसके पीछे छलांग लगा दी। सुमा जो है बरामदे से लगभग 3-4 मीटर, दोस्तों 3-4 मीटर दूर, कितनी ताकत से फेंका होगा, 3-4 मीटर दूर गोबर का जो एक ढेर था उस पर गिरी और उसके मुंह से चीख निकली, हे माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचा लो। गोबर के ढेर से 4-5 मीटर आगे ऐसी सीढ़ीनुमा खेत थे। काली जो छाया थी उसने सुमा को गोबर के ढेर में से फिर उठाया और फिर जो है इन खेतों की ओर उछाल कर फेंक दिया, और उसके पीछे फिर खेतों में वो छाया भी कूद गई। इधर जो सुमा की चीखने की आवाज़ थी कि हे माँ मुझे बचा ले, माँ बचा बचाओ,
पार्वती देवी के कानों में पहुंची तो वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ गई और इतने में ही जो है गुड्डी भी जो है माँ माँ चिल्लाने लगी। पार्वती देवी ने डरे हुए घबराते हुए गुड्डी से पूछा, क्या हुआ क्या हुआ, अरे बेटा क्या हो गया। तो वो जो बच्ची गुड्डी थी उसने घबराई हुई अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला कि माँ अभी अभी एक बड़ी सी काली छाया ने सुमा को बरामदे में से उठाकर बाहर आंगन में फेंक दिया है। पार्वती देवी ने जैसे ही उन्होंने इस बात को सुना ना, उन्होंने तुरंत ही जो है टॉर्च उठाया और उसको लेकर बहुत तेज़ी से भागकर आंगन में पहुंची। अब उन्होंने टॉर्च जला करके उजाले में टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा कि कहीं कुछ है, तो उन्होंने अगले सिरे पे जो है आंगन के गोबर का ढेर जो है वो बिखरा हुआ था और उस पर किसी चीज़ के जोर से गिरने की निशान बने हुए थे। गोबर के बिखरे हुए ढेर से लगभग 5-6 फुट की दूरी पर ही जो है वो संतराम सोया हुआ था। उसे पता ही नहीं चला था कि उसकी बेटी सुमा के साथ में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है। एक्चुअली गलती संतराम की नहीं थी, पता नहीं चलने के पीछे संतराम जन्म से ही बहरा था, वो सुन नहीं सकता था और इसी वजह से वो गोबर के ढेर पे जब सुमा के गिरने की आवाज़ हुई होगी तो वो उसको सुन नहीं पाया। गलती उसकी बेचारे की भी नहीं है। अब पार्वती देवी ने संतराम को जगाया, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में बोल बोल करके उसको सारी घटना से अवगत कराया, उसे सारी बात बताई। अब संतराम जो है अपने आप को कोसने लगा कि यार यदि वो बहरा नहीं होता, काश वो कान उसके सही होते, वो सुन सकने के काबिल होता, सुन पाता होता, तो अपने नज़दीक गोबर के ढेर पर सुमा के गिरने की आवाज़ को सुनकर वो जाग जाता और उसको बचाने की कोशिश करता। लेकिन क्या हो सकता था, अब कुछ नहीं हो सकता था। अब दोनों लोग चिंतित और घबरा कर बच्ची को ढूंढने के लिए उसे आवाज़ देते हुए टॉर्च की रोशनी जो है खेतों की तरफ फेंकने लगे और थोड़ा आगे इधर उधर बढ़ने लगे। इधर गुड्डी ने अपने बड़े भाई जगदीश और छोटे भाई दिनेश को भी जगा दिया था और उनको भी सारी बात बताई कि भाई सुमा के साथ क्या घटना घट गई है। अब ये दोनों भाई भी सुमा को आवाज़ देते हुए खेतों की ओर दौड़ पड़े। भाई चिंता तो होती है, भाई बहन, वो तो नेचुरल सी बात है। तो ये भी अपनी माँ और पिता के पीछे खेतों की तरफ दौड़ पड़े। अब इन सब लोगों की चीख पुकार और शोर शराबा जो हो रहा था उसको सुनकर पास पड़ोस के लोग भी जमा हो गए थे। अब गुड्डी से सारी बात जानकर खेतों में संतराम और पार्वती देवी, इनके पास ये बाकी गांव वाले पहुंच गए। बहुत ढूंढा गया लेकिन सुमा नहीं मिली। पार्वती देवी अब जोर जोर से रोने लगी थी और पड़ोसी बेचारे क्या करते, वो तो ढांढस देने का काम करते हैं, वही ढांढस देने लगे थे। जबकि संतराम अपने बड़े लड़के जगदीश और एक पड़ोसी जो उसी का पड़ोसी था चंडी प्रसाद, उसको साथ लेकर के ये लोग उस दिशा में दौड़े जिस दिशा में किसी भारी चीज़ के दौड़ने के कारण गेहूं के जो पौधे थे वो टूट गए थे। जब वो चीज़ उसके ऊपर दौड़ी, भारी सी चीज़, तो पौधे टूट गए थे। गांव से लगभग 150 मीटर दूर पहुंचने पर इन लोगों ने टॉर्च की रोशनी पर देखा कि एक बड़ा सा बाघ सुमा को उसकी गर्दन से पकड़कर ले जा रहा है और जो बच्ची है उसके पैर जमीन में घसीट रहे थे। ये देखकर ये तीनों लोग शोर मचाते हुए बाघ की ओर लपके। शोर सुनकर बाघ ने अपना अब पैतरा बदल दिया। उसने बच्चे की बॉडी को तो रख दिया जमीन में और घूमा और इन लोगों की तरफ देख के बहुत पहले तो जोर से दहाड़ा और दहाड़ने के बाद वो इनकी ओर लपका। अब इस बाघ के इस विकराल, इस भयानक रूप को देखकर इन तीनों की हिम्मत जवाब दे गई और ये एकदम वहीं पे जड़वत रह गए, ये खड़े के खड़े रह गए। तीनों खाली हाथ थे और खाली हाथ उस खूंखार बाघ से मुकाबला कर ही नहीं। अरे औजार भी होता तब भी बाघ से मुकाबला नहीं कर सकते थे।
भाई तीनों तो वो ठगे से खड़े रह गए। अब इन लोगों को रुकता देख करके बाघ ने देखा कि यार ये तो रुक ही गया, तो फिर पलट के उसने सुमा की बॉडी को अपने मुंह में दबोचा और फिर बड़ी तेजी से छलांग लगाकर आगे की ओर बढ़ गया। अब बहुत ही दुखी और निराशा की स्थिति में ये तीनों लोग गांव की ओर वापस आ गए। गांव पहुंचकर इन तीनों ने अब गांव वालों को बताया कि सुमा को ले जाने वाला जो है वो कोई काली छाया या भूत प्रेत डायन वायन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़ा और एक बहुत भयानक बाघ है जो इन तीनों का उसका पीछा करने के कारण वो गुस्सा हो गया था और पलटकर इन पर ही हमला करने वाला था। और ये लोग खाली हाथ थे और इस कारण ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ ये वैसे कुछ होता भी तब भी नहीं कर पाते, लेकिन ये नहीं कर सकते थे, इसलिए ये वहीं पर रुक गए और बाघ जो है बच्ची की बॉडी को पकड़कर जंगल की ओर भाग गया। ये इन लोगों ने गांव वालों को सबको ये पूरी बात बताई। फिर वही कोहराम मच गया। संतराम के परिवार के सदस्य बच्ची को याद करके जोर जोर से रोने लगे। अच्छा, उसी रात संतराम का चचेरा भाई शिवदत्त अपने भांजे राम प्रसाद के पास घोटा गांव, जो सामने मैंने बताया था ना, घोटा गांव में ठहरा हुआ था। रात के सन्नाटे में चीख और पुकार और रोने की आवाज़ें जो हैं ये गुड़खिल गांव से घोटा गांव तक भी पहुंची थी, क्योंकि आमने सामने थे। इन आवाज़ों को सुनकर वो लोग भी हड़बड़ा कर उठ गए कि क्या हो गया, क्या हो गया। फिर वहाँ से शिवदत्त, राम प्रसाद, भगवंत सिंह, रघुवर सिंह और कुछ अन्य लोग ये अपना हाथों में टॉर्च और डंडे लेकर गुड़खिल की ओर आ गए। यहाँ पहुंचकर उन्हें जो है सारी घटना का पता चला, तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये लोग अब बाघ का पीछा करेंगे। चलो बाघ के पीछा किया जाए, उसको ढूंढा जाए। गुड़खिल गांव में किसी के पास बंदूक नहीं थी, कोई गन थी नहीं, तो हाथों में लाठियाँ, कुल्हाड़ियाँ और जो होते हैं बड़े बड़े लकड़ी काटने वाले औजार थामे हुए ये लोग करीब 20 लोग उस डायरेक्शन में चल पड़े जिस तरफ बाघ जो है बच्ची को लेके गया था। गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर कुंड्रा ब्लॉक के वहाँ पे एक नदी है, वो सूखी नदी है, एक छोटी सी नदी है, सूखी हुई है, जिसको खोलगढ़ रौली कहते हैं। तो खोलगढ़ रौली नदी के किनारे के पास ये लोग पहुँचे तो उसके किनारे की झाड़ियों में से इन लोगों को कुछ सरसराहट की आवाज़ आती सुनाई दी और झाड़ियाँ हिलती हुई भी दिखाई दी। इससे पहले कि ये लोग झाड़ियों के नज़दीक पहुँचते, बाघ जो है बिजली से भी तेज गति से उछला और एक छलांग मार के जंगल में गायब हो गया, दौड़ गया, भाग गया। उसे खतरा महसूस हुआ और वो भाग गया। ये लोग टॉर्च की रोशनी में टाइगर लेपर्ड के पीछे भागे, लेकिन लेपर्ड भागकर गायब हो चुका था। उसकी स्पीड से इंसान कहाँ तुलना कर सकता है। हमारे पहाड़ में बोलते हैं पलक झपकने तक एक बाघ जो है 7 गांव पार कर जाता है, मतलब उसकी स्पीड के लिए। ये हमारे पहाड़ की कहावत है। अब ये लोग झाड़ियों में जो है टॉर्च चमकाने लगे। झाड़ियों के बीच में सुमा की बॉडी पड़ी हुई थी। बच्ची की बॉडी छाती के बल पड़ी हुई थी। उसका दाहिना हाथ छाती के पास था। गले पर गहरे दांतों के निशान थे। बाल बिखरे हुए थे और उसकी जो ड्रेस थी, जो फ्रॉक थी, वो भी जहाँ तहाँ से फटी हुई थी। उसके दाएं पैर पर जगह जगह पर खरोंचें लगी हुई थी। बाघ ने उसके बाएं पैर की उंगलियों से उसको खाना शुरू किया था और नाभि तक खा लिया था, यानी कि एक तरफ से पाँव से खाना उंगलियों से शुरू किया और नाभि तक खा लिया था। बहुत ही भयानक और विभत्स दृश्य था ये। इसे देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ये खबर जब पार्वती देवी को दी गई तो वो बेहोश हो गई। अब जो अन्य महिलाएं जो थी वो उसके तलवे सहलाकर और उसके मुंह में पानी के छींटे मारकर उसे उन्हें होश में लाई।
तो बहुत ही करुणा भरे स्वर में विलाप करने लगी है कि यार माँ का विलाप क्या होता है, उसके समझाया नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता है। वो भावनाएं होती हैं जो अपने अंदर से निकलती हैं। वो अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। उनका कहना था कि यदि पानी लेने के लिए वो गुड्डी को नहीं भेजती बल्कि खुद जाती तो शायद सुमा बच जाती, लेकिन वो तो नींद के कारण थोड़ा आलस्य कर गई थी उठने के लिए। अरे बच्ची ला के दे देगी, क्योंकि ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। बाघ का कोई डर ही नहीं था, कोई खतरा ही नहीं था इस इलाके में बाघ का। खैर, लोग जो लोग बाग थे वो रात भर सुमा की बॉडी के निकट बैठे रहे। अगले दिन सुबह शिवदत्त ने हनुमंती जाकर सीलापट्टी वृत्त 3 के पटवारी मंगल सिंह तोमर को इस घटना की जानकारी दी। पटवारी जी तुरंत जो है गुड़खिल पहुँचे और घटना की जांच करके उन्होंने भी अपना जो है रोजनामचे में दर्ज कर लिया और ये जो घटना थी इसकी सूचना जो उच्च अधिकारी जो होते हैं उनको भेज दी। इस वारदात के कारण इलाके में अब और भी सनसनी फैल गई थी, यानी कि बाघ का एरिया, टेरिटरी और ज़्यादा फैल गई थी। अब पहले तो कुछ एरिया थी, उसके बाद में फैलते जा रही थी। तो दोस्तों, इन घटनाओं को सुनकर आप समझ सकते हैं कि बाघ कितना दुस्साही हो गया था। वो लगभग रोज ही किसी ना किसी गांव वाले पर अटैक कर रहा था। कितना भयानक आतंक वो मचा रहा था इस पूरे क्षेत्र में। सच में यार, अगर आपको हमको किसी ऐसी जगह पर रहकर ज़िंदगी काटनी हो तो कैसे होगा यार। तो ये मानकर चलना चाहिए कि न जाने यार कब जो है मौत आ जाए, कब मौत अपने गले लगा ले। और वो ऐसी दर्दनाक मौत, पहले बाघ यहाँ से पकड़े, फिर यहाँ से पकड़े, फिर चीर फाड़ के खा जाए। भगवान न करे किसी के साथ हो। दोस्तों, इसके आगे की घटना मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक आप लोग बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। ये आपका अपना ही चैनल है। अपना प्यार और आशीर्वाद इसके साथ हमेशा बना के रखिएगा। और साथ ही जो मित्र पहली बार चैनल में आए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, को धन्यवाद बोलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो चैनल को कर ही देंगे ना। अरे वही सब्सक्राइब कर देंगे, है ना। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लाइक और कुछ कमेंट करते हुए इसे शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों के जो कमेंट है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कमेंट तारीफ़ के लिए नहीं बल्कि आप लोगों से और जानकारी लेने के लिए चाहिए होते हैं कि आप लोग कुछ बताएं कि यार आपके क्षेत्र में कहीं पे कुछ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसके बारे में सर्च करूं और उसको मैं लोगों को तक पहुंचाऊं। आप में से तो कई मित्र इसी क्षेत्र, इन्हीं गांव आदि के होंगे जितने सब जगह के नाम मैंने अभी बताए, और जिन लोगों के नाम बताए उनको भी आप अच्छी तरह जानते होंगे, पहचानते होंगे। और तो मैं उनके अनुभव और आप लोगों के अनुभव भी लेना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, मुझे अभी तो आज्ञा दीजिए चल जाने की। और हाँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे इसके आगे की घटनाक्रम में क्या हुआ ये बताने के लिए। तो दोस्तों, तब तक के लिए तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।